वेलकम बैक टू तीन ताल। आज तक रेडियो पर आप 119वां एपिसोड सुन रहे हैं तीन ताल का, ताऊ बाबा और सरदार के साथ। अच्छा, ये तो जो बोलते हो वेलकम बैक टू तीन ताल, लोग तो इसको बैक बैक सुन रहे हैं। वेलकम बैक तो हम होते हैं बस नहीं, तीन लोग। उसमें ब्रेक लगता है ब्रेक बीच में। वाले। हाँ, लेकिन एक बात है, सरदार का होम एपिसोड है ये, कैसे? सेक्टर 119। मैं सेक्टर 119 में रहता हूँ जी। तो अभी ना, वैसे तो अखाड़े सिर्फ पहलवानी में नहीं है, बहस अखाड़े के भी मड़ा हैं। होता है। हाँ, बहस में भी है। और एक बहस का अखाड़ा है ट्विटर, तो वहाँ पे किसी एक महिला ने ट्वीट किया कि जो दुकानों में लोग लिखते हैं ना कि प्योर वेज या 100% प्योर वेज, ये कहना ना, ये न सिर्फ भड़काऊ है बल्कि ये इंक्लूसिव भी नहीं है हमारी सोसाइटी के लिहाज से। क्योंकि जो लोग सब कुछ खाते हैं उनकी नज़र से आप इसको देखेंगे तो ये बहुत भेदभावपूर्ण सी वो बात पता है। कीजिए, आप वो महिला जो है ना तीन ताल सुनती होंगी, अच्छा, पता नहीं है ऐसा। क्योंकि हम लोग यही चर्चा तीन ताल में 2-3 बार विस्तार से कर चुके हैं हाँ, कि जैसे ही एक तो शाकाहार स्वयं में हिंसा है, उसमें भी अगर आप उस शाकाहार को एम्फेसाइज करने के लिए उसमें अतिरंजित शब्दों का इस्तेमाल करें, अति विशेषित करें उसे, नहीं, पर वो दोनों में है। अच्छा, एक बात बताओ, हलाल और जो हराम मीट है उसमें भी तो वही बात लेकिन प्योर वेज जो होता है, शुद्ध शाकाहारी, अशुद्ध शाकाहारी कौन सा होता है? या तो शाकाहारी नहीं है, है। हाँ, अशुद्ध शाकाहारी तो होता नहीं है। उसका उसमें जो कुछ दूसरा, क्रोनोलॉजिकली नॉन वेजिटेरियन तो होता नहीं है कोई। हाँ, वो तो है, आप बता चुके हैं, सर्वहारी होता है। नहीं, पहले आदमी मीट खाता था, फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम नॉन मीट नहीं वेजिटेरियन खाएंगे। ताऊ वो होते हैं जो तो नान से सब्जी खाते हैं। तो नॉन मीटेरियंस होते हैं, नॉन मीटेरियंस होते हैं। नॉन मांसाहारी के पहले नहीं लगना चाहिए, नॉन शाकाहारी क्योंकि इन्होंने नॉन बोला है, नान उन्होंने तंदूर नो से नहीं बोला कभी भी। तंदूर से गार्लिक नान निकलवा के उसको कोई सब्जी से खाता है तो वो नॉन नॉन-वेज वेजिटेरियन है। लेकिन जैसे अगर किसी शाकाहारी रेस्टोरेंट ने लिखा है कि प्योर वेज, तो वो क्या कह रहा है? मेरे ख्याल से कोई आदमी सिर्फ शाकाहार करता है तो उसको ये, उसके लिए ये जस्ट एन इन्फॉर्मेशन है। इसके बचाव में जिन लोगों ने बात कही है ट्विटर पे कि ये सिर्फ एक जानकारी है कि यहाँ किसी भी तरह का मांसाहार नहीं बनता है, यानी बर्तन भी नहीं है, यानी तवा भी अलग है। तो ये ऐसी इसमें क्या बात है कि जो इंक्लूसिव नहीं है। अलग अलग सोसाइटियों के, जैसे गुजराती थाली होती है, जैनी थाली होती है, या हलाल और झटका मीट होता है, तो लिखा होता है कि यहाँ हलाल हाँ, मीट ही मतलब मिलता है। लखनऊ की शाही थाली में कहो कि इडली कहाँ है? हाँ, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन लखनऊ ही थाली है। में लखनऊ ये खाना तो- वही। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ, वही, कैसे नहीं? सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। छुआछूत क्या था? सिर्फ यही था ना कि मैं किसी को नहीं छूऊंगा क्योंकि मैं उसे क्या बोले, प्योर नहीं मानता। हाँ, वो शुद्ध नहीं है। तो मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा जिसमें बनता भी हो। करेक्ट। मैं खाऊंगा तो नहीं ही, हाँ, खा हम लेकिन पनीर मैं रहे वहां हैं, जाऊंगा भी नहीं। ये छुआछूत है। कहीं स्मेल आती है। अरे स्मेल आती है तो फ्लैट देखने से पहले पूछे थे आसपास के 10 घरों में कि मछली खाते हैं क्या सर आप लोग? हमारे घर में ये छुआछूत की परंपरा ये थी कि बर्तन कुछ ऐसे थे जिसमें नमक भी नहीं लगा था, कुछ ऐसे थे जिसमें कि नमक और शाकाहारी टच हुआ था कभी पास्ट में, कुछ ऐसे थे जिसमें मटन तक टच हुआ था, और कुछ ऐसे थे जिसमें चिकन टच होता था। चिकन वाले बर्तन किचन में तो छोड़ें, घर में नहीं होते थे। वो बिना प्लास्टर की हुई बाउंड्री वॉल के इधर किनारे में पड़ी होती थी। जिस दिन चिकन बनता था उसको वहीं धो के वहीं रखा जाता हाँ, था। बारिश में बाहर रखा रहता कुकर में। हाँ, तो अब अपन वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से मैं ये बातचीत को और खोलना चाहता हूँ कि अगर ये छुआछूत है तो समाज की हायरार्की में भोजन की भूमिका क्या है और इतिहास में क्या रही है? जैसे खास तरह ताऊ के की पशु। बात में जो आप पूछना चाह रहे हैं उसमें एक चीज बहुत शुरुआत में स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। इस देश में शाकाहार का पालन करने वाले लोगों में बमुश्किल 5% ऐसे लोग होंगे जिनको रेड मीट नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, हजम नहीं होता है, पसंद नहीं है, इसलिए वो शाकाहार कर रहे हैं। 95% लोग शाकाहारी आज भी धार्मिक और जातिगत कारणों से ही
शाकाहारी हैं, पारिवारिक कारणों से। पारिवारिक कारणों से। परिवार उसी धर्म में घुस गया, जात में परिवार है। तो जब जातिगत या पारिवारिक या धार्मिक कारणों से आप मांसाहार से अपने आप को मुक्त रखे हुए हैं, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपने ट्राई तक नहीं किया है। किसी चीज़ को खारिज करने से पहले आप उसको ट्राई करते हैं ना, एक बार कोशिश करते हैं। आपने ट्राई भी नहीं किया है। और इसमें और जो आपका जीव जंतु शुद्धता- से प्रेम है ना, वो हाँ। वाला एंगल नहीं है। अगर पापा नहीं खाते, मम्मी नहीं खाती, कोई नहीं हाँ। खाता, घर में दादाजी भी नहीं खाते थे, तब जीव जंतु से प्रेम व्रेम वाला बात नहीं है। कोई दूर दूर तक नहीं था, सिंपल क्योंकि हिसाब हाँ, है। क्योंकि आपके घर में चमड़े की चप्पल सब पहनना है, तो जीव से इतना ही प्रेम था, तो चमड़े की चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए थी, है ना। और बैल का मुंह बांध के जो उड़द की दाल मड़वाते हो, वो भी ठीक नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे अनर्गल तर्क हैं इनके पीछे। मूल कारण इसका जाति है, मूल कारण इसका छुआछूत की परंपरा है। करेक्ट। तो अब जैसे ये है और कि अफोर्डेबिलिटी भी बात है। Affordability। आप बहुत संभ्रांत सही आमदनी वाले परिवार से आते हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं वेजिटेरियन होना। मतलब इस तरह का कि बर्तन नहीं छूऊंगा, प्योर वेज वाले में जाऊंगा, सबके लिए संभव नहीं होता है कि वो चुन सकें। तो इसमें ये कि जैसे आपको बेहतर हिंदू या बेहतर ब्राह्मण बनाता है, बेहतर सनातन बनाता है उनकी धारणा के हिसाब से, अगर आप सिर्फ प्योर वेज बनाते हैं। वही बात हर धर्म में भी तो है। मतलब वही बात अगर आप हराम झटके से काटा गया मीट खाते हैं, तो वहाँ पर भी वही आपको है। बेहतर सरदार बनाता है, हैं? झटका आपको बेहतर सरदार बनाता है। अच्छा, हाँ। हलाल आपको बेहतर मुसलमान बनाता हाँ। है। कोशर आपको बेहतर यहूदी बना। और जब मटन अच्छा या गोश्त किसी भी तरह का अच्छा ना पका हो, तो वो आपको बेहतर क्रिश्चियन बनाता है। अच्छा। बेहतर यूरोपियन उबला हुआ। लेकिन मैंने एक शब्द पढ़ा और कच्चा ससुर खात ही। मुझे बड़ा उस पे शब्द ही इतना अजीब है, मीट कंटेमिनेशन। भोजन में मीट कंटेमिनेशन। जैसे जो शाकाहारी है वही शुद्ध है, और जो अशुद्ध है वो सब कुछ मांसाहार है। तो शुद्ध और अशुद्ध की धारणा तो भोजन बनाए जाने के तरीके से तय होनी थी कि कितना साफ सुथरे माहौल में बनाया गया। हाइजीन बेसिकली ये तय होता है कि शुद्ध अशुद्ध। भोजन का कंटेंट क्या है, इससे थोड़ी शुद्ध अशुद्ध तय होना चाहिए। मतलब कुछ है ना ये। एक बात यही बात है ना, एकदम घटिया जगह पे प्योर वेज रेस्टोरेंट के किचन में चले जाना, हाँ। पता चल जाएगा कितना प्योर है कितना वो। शुद्ध है। वही मैं कहने जा रहा था कि जो शुद्धता की बयानबाजी है, आप एक रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज भी बनता है। जब उसने कहा यहाँ पे केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है और ऊपर लिखा है शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजनालय, शुद्ध भी है, शाकाहारी भी है, वैष्णव भी है, मतलब प्याज लहसुन नहीं होगा, जो कि बाय द वे फॉलो नहीं होता। हाँ। वो वैष्णव जितने ढाबे हैं सब में प्याज काट के बिल्कुल। देते हैं वो। लेकिन मखनी दाल में चूहा मरा हुआ है, कॉकरोच अरहर से निकाल के फेंका गया है, सूरी घूम रही हैं आटे में, है ना, बिलार मूत के गई है पका हुआ चावल जो है, और सब जीरा फ्राई करके आपको खिला दिया जाएगा। तो कौन सी शुद्धता की लड़ाई कर रहे हैं आप? यहाँ आपकी- स्पष्ट कर दे बाबा कि हम वेजिटेरियनिज्म के खिलाफ नहीं है। अच्छी हाँ, चीज है हाँ। कि आप ये खाना मतलब प्रूवन है हाँ, साइंस और से भी मतलब कि मैं- अच्छा है, आप खाते रहिए। पर और ये करना पेट कि पर- आपने पेट- उस टेबल पे खाया है तो मैं नहीं खाऊंगा। अरे ताऊ पेट परेशान ना हो इसलिए जाड़े में मटन बनाते हुए हम उसमें साग डालते हैं। ताऊ एक चीज़ और, जैसे आप कह रहे थे कि पहले मांस खाता था इंसान, उसके पास वही विकल्प था, बाद में उसने शाकाहार सीखा। ये कब हुआ, कि कैसे हुआ होगा? मैं सोचता हूँ कि मांस खाने वालों के प्रति घृणा हुई जब वर्ण व्यवस्था आई, और ये सोचा गया कि उसमें अफोर्डेबिलिटी का भी जिनके है। पास खेत- रिसोर्सेस का कंट्रोल था, हाँ, जिनके पास वो खेतों का सब्जियां उगा कंट्रोल के था, खा सकते थे। उन्होंने ही, जिन्होंने जंगलों को, बागों को, खेतों को कंट्रोल किया, उन्होंने अपनी फूड साइकिल से जिन लोगों को एक्सक्लूड किया, वो नॉन वेजिटेरियंस के तौर पे, वो मांसाहारियों के तौर पे आइडेंटिफाई किए गए। अगली जातियों के लोग, कभी भी आपको दलितों में क्यों नहीं मिलता शाकाहार का पूर्वाग्रह? कभी भी आपको पिछड़े गरीब लोगों में क्यों नहीं मिलता है शाकाहार का पूर्वाग्रह? और ये अजीब सी विडंबना है कि अति कुपोषित महिलाओं और खून की कमी वाली महिलाओं का ये देश है। दुनिया में सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा खून की कमी वाली महिलाएं इस देश में है, दुनिया में संख्यात्मक रूप से। आप उनको प्रोटीन नहीं खाने देते हैं। क्या आप जानते हैं ना, गुजरात जैसा समृद्ध राज्य, बार बार सवाल उठते हैं, मोदी जी पे उठाया जाता है कि वो कुपोषण, पोषण न्यूट्रिशन इंडेक्स में बहुत नीचे आता है।
उसका कारण सिर्फ यही है और कुछ नहीं। आप बेसन से क्या क्या एक्सपेक्ट 2014 हाँ, मतलब 2014 के बाद मिड डे मील के कितने ही राज्यों में सरकारें जैसे जैसे 2013 के बाद बदलना शुरू हुई, मध्याह्न भोजन से उबला हुआ अंडा बाहर कर दिया गया। अरे जो टीचर और मेड उसमें लगते थे उनके लिए भी आसान था कि पानी में डाला 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी नमक और उसको चूल्हा चढ़ा दिया, उसमें 100 ठे अंडा डाल दिया, 100 बच्चा निपट गए। बच्चों को भी प्रोटीन का कैप्सूल मिल गया, अंदर से पियर बाहर से उज्जर। खाओ नहीं जाके पप्पा दे नमक लायक हुई खाई ले हैं, संझा की बैतौनी पार। आपने वो ओशो का सुना है कि शाकाहार पे उनके क्या विचार थे? वो कहते हैं कि आदमी को स्वभाव से शाकाहारी होना चाहिए क्योंकि वो बंदर से बना है, और अगर डार्विन सही है, क्योंकि हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन्स हैं, लंबी इंटेस्टाइन शाकाहार नेचुरली शाकाहारी होने को दर्शाती हैं, तो इंसान को स्वभाव से शाकाहारी होना चाहिए, ये ओशो कहते हैं। हाँ, क्योंकि ओशो जिस कम्युनिटी के नायक थे, जिस समाज के दार्शनिक या बाबा थे ओशो, वो कहते थे कि जो खाए अघाए लोग हैं मेरे पास वही आए, मैं उनके लिए प्रवचन नहीं करता हूं जो भूख से पीड़ित है। और वयस्क होने तक तो उनको ऑप्शन भी नहीं था ना, बाद में था क्योंकि जैन थे। हाँ तो और वो भी बेसन पट्टी से आए थे, ये देवास वगैरह कहीं से पैदा हुए के निकले थे, तो वो बेसन पट्टी से ही थे। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मैं देखिए वेजिटेरियन का झूठा नहीं खाता। जिस अमेरिका में ओशो ने अपना रायता फैलाया, उस अमेरिका में जो सबसे रिचेस्ट ऑफ द रिच है वो वेजिटेरियन अप्रोच की बात करता है, वेगन अप्रोच की बात करता है। उस अमेरिका में सबसे गरीब जो है वो हैमबर्गर पे सरवाइव करता है। सुअर बीफ गाय सब नहीं हो तो वो भूखन मरे, आधा अमेरिका। उस अमेरिका में अगर आपको संभ्रांत को प्रभावित करना है तो आपको वेजिटेरियनिज्म की बात करनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते बीफ ईटर्स आर ओनली बीफ ईटर्स आर अलाउड, आप कभी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ओनली वेजिटेरियंस आर अलाउड इन माय आश्रम। वाओ, इवन द फूड इज वेजिटेरियन, लेट्स गो। उसमें सिर्फ इतना ही है बात यार, आपको जो खाने की मर्जी हो खाओ, पर छुआछूत मत करो, लोगों को एक्सक्लूड मत करो सिर्फ इसलिए ये मान लेना कि वो आदमी हिंसक होगा, व्यभिचारी है, क्योंकि वो उसके खाने का स्कोप थोड़ा ज्यादा है, वो कुछ भी खा लेता है, वो व्यभिचारी नहीं है। बहुत सारे शाकाहारी लोग कितने व्यभिचारी और हिंसक हो सकते हैं। बिना लहसुन प्याज वाले वैष्णव भोग के मंदिरों में देवताओं को विवाह के बाद बहुएं प्रसाद रूप में पहली रात भेजी जाती रही। उनके साथ क्या होता रहा ये लोगों को पता है, मुझे यहाँ पे उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं ख्याल से कुछ एपिसोड पहले हम लोगों ने इस पर बात की थी। वो क्या है, वो कौन सा शुद्धता है, वो कौन सा शाकाहार है, वो कौन सी आपकी ऐसी ग्रंथियों को शांत कर रहा है। आप केवल धनिया हल्दी डाली हुई उबली हुई दाल खा रहे हैं और आपके व्यभिचार से लोग पीड़ित हैं। ये कौन सा संन्यास आपने अर्जित किया, ये कौन सी शुद्धता आपने अर्जित कर ली? कहीं कोई हिसाब ही नहीं है इन चीजों का। गांधी जी गुजराती थे, इसलिए नहीं खाते थे। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप क्या खाते हैं ये वहां की जमीन पे भी निर्भर करता है ना। तो संस्कृति जो है वो जियोग्राफी से आती है। इसमें क्या ये वाला भी है ताऊ कि जैसे जो वर्णा सिस्टम था और उसके हिसाब से काम तय किए गए थे कि ब्राह्मण का काम पढ़ने लिखने का और श्लोक का, और क्षत्रिय का लड़ने का, रक्षा करने का, वैश्य का काम हिसाब किताब का, और उस काम के पूर्ति के लिए उन्हें जिस तरह की ऊर्जा और जिस तरह के भोजन की ज़रूरत थी उस तरह का पहले शुरू हुआ। ठीक था, वो ये लॉजिक दिया जाता है। इस लॉजिक पे थोड़ा बहुत दम भी है, ऐसा नहीं है। मैं खाने के ऊपर ऐसा नहीं है कि एकदम अंधा होकर के नॉन वेजिटेरियनिज्म के पक्ष में बात करूंगा या मांसाहार के पक्ष में बात करूंगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है कि आप किस तरह का भोजन करते हैं, क्योंकि हम लोग की जो कुकिंग स्टाइल है उसको भी देखना पड़ेगा। जब आप मटन पकाते हैं तो उसको आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक में नहीं पकाते हैं। उसमें आप तमाम तरह के मसाले स्वाद के लिए डालते हैं, भले ही मई जून के महीने बना रहे हो। उसमें जितना मसाला पड़ता है उतना घर के बाकी सारे खानों में 1 हफ्ते में नहीं पड़ा होता है। तो
उस मटन को खाते हुए, उस प्रिपरेशन को खाते हुए आपको अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त ऊष्मा, अतिरिक्त तेजी का एहसास होगा ही होगा। स्पाइसेस की अपनी एक साइंस है। अजवाइन पेट साफ करती है और बड़ी इलायची पेट बांधती है ना। और दालचीनी गला सही करती है, हार्ट तक पहुंचती है। अर्जुन की छाल हृदय सही करती है। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम सही करता है। मसाले कुछ नहीं है। आयुर्वेद में दवाएं मसालों से होती है। आयुर्वेद में जितनी दवा है सब मसाले हैं। तो मसालों का एक प्रभाव है, किस चीज़ के साथ कौन सा मसाला जा रहा है इसका असर होता है। लहसुन गर्म है, प्याज ठंडा है। तो प्रोटीन इंटेक भी तो मतलब जो हाँ, वो भी तो दूसरा क्या है, तो एक चीज़ तो यह है कि प्रिपरेशन। तो मटन की प्रिपरेशन जिस तरह की हमारे यहाँ पे है, या फिश की या बाकी चीज़ों की जो प्रिपरेशंस हैं, वो इस तरफ आपको ले आती हैं। उनको टेस्ट लाने के लिए हम उनको जिस तरह से बरतते हैं वो एकदम तेज़ी की तरफ जाने वाला होता है। दूसरा क्या है कि सब्जियों का अपना एक फ्लेवर है। मैं जब कुकिंग के बारे में सोचता हूँ कि उसमें मीट में मसाले इतने क्यों गए होंगे, ये सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है। हिंदुस्तान के क्लाइमेट में जहाँ पे 9 महीने गर्मी रहती है और बहुत सारे हिस्सों में बारहों मास गर्मी रहती है या बारिश रहती है, उसमें रेफ्रिजरेटर्स का सिस्टम कभी था नहीं। और मटन जो है वो एक मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होने के साथ साथ जब मटन काटा गया है वहीं से उसका डिके शुरू हो चुका है। क्योंकि क्लाइमेट आपका 40 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, 36 डिग्री पे मॉइस्चर है, रेन है या धूप बहुत तेज़ है, उसमें मटन को, प्रोटीन को सस्टेन कराना मुश्किल है। क्योंकि वो मरा हुआ जीव है। सब्जी झुराएगी, सड़ेगी नहीं, लेकिन मटन सड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे डेड बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है। तो फ्लैश का डिके शुरू हो जाता है वहीं से। फ्लैश को अगर आप स्पाइसेस के साथ नहीं बरतेंगे तो स्मेल और असर, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। इसलिए मटन बहुत पहले खाना शुरू हुआ ना भाई। रेफ्रिजरेटर बहुत बाद में आया है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये करते थे कि हंटिंग के बाद में अपने शिकार को जंगल में ही भून लिया जाता था। क्योंकि भूनने से आपको ये होता था कि अब ये 48 घंटे के लिए सुरक्षित है, सेफ है। इसका वाटर कंटेंट हमने सुखा दिया है। इट्स अ ड्राई फ्लैश, ड्राई प्रोटीन। उसका पानी जल के ख़त्म हो गया है। तो वो 48 घंटे अब उसका कुछ जल्दी से बिगड़ेगा नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन वो कटा हुआ है, जंगल में बारिश है और आपने हिरन मार दिया है, या आपने एक और कोई जानवर मार दिया है, भेड़ मार दी है आपने, और उसको लाद करके दोपहर की हंटिंग आप शाम को गांव पहुंच रहे हैं, आपको उसी दिन बना के खाना पड़ेगा। अगले दिन के लिए वो सस्टेन ही नहीं करेगा। क्योंकि वो डेड बॉडी है भाई साहब। वो कटी हुई लौकी नहीं है, वो आधा पकाया हुआ कद्दू नहीं है जो आधा अगले दिन के लिए रख दिया गया है टोकरी में वापस। वो आधा कटा हुआ प्याज नहीं है जो आधा औंधाया हुआ नमक की बारदानी के ऊपर रखा है कि सवेरे दाल के तड़के में या पोहे में इस्तेमाल हो जाएगा। उसका डिके रेट बहुत फास्ट है, इसलिए उसको स्पाइसेस के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, हील किया जाता है। हमने देखा है कि कैसे हल्दी से मटन को धोने की परंपरा रही है विलेजेस में। पहले मैरिनेशन का प्रोसेस जो है वो एक तरह से उस मटन की हीलिंग है जो मटन आप कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो स्पाइसेस का ये है। दूसरा क्या है कि ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन पे उन लोगों को जोर देने के लिए कहा गया कि भाई आपको लड़ाई करनी है, मांस खाओगे नहीं तो मांस मजबूत कैसे रहेगा। फीफा देखते हुए क्या लगता है? फीफा देखते हुए यही लगता है कि वेजिटेरियन होने की बहुत बड़ी कीमत भारत चुकाता है। और वर्ण व्यवस्था पे आ जाऊं मैं। इस कमरे में हम तीनों वैश्य हैं। सीमा पर जो लोग हैं वो क्षत्रिय हैं, है ना। और ब्राह्मण तो सिर्फ शिक्षक होते हैं। हाँ, है ना। हाँ, मुख्य शिक्षक भी होते हैं। हाँ? मुख्य शिक्षक भी होते हैं। कर दीजिए आप। हम जो है दिन में, एक दिन में सामान्य भारतीय वैश्य और शूद्र की भूमिका में रहता है। रहते क्या कैसे खाएगा वो? शिक्षकों को मत खिलाइए, हो सकता है ज्यादा नहीं मारे लड़कों को। पर पहले जो शिक्षक होते थे ना, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, विप्र, गरीब जो है होना उनकी नियति होती थी। वो पेड़ के नीचे बैठे होते थे, उनको आवश्यकता ही नहीं थी कुछ खाने की। हमें दफ्तर आना पड़ता है भाई साहब, है ना, और देश को चलाना पड़ता है।
पैसे कमाने पड़ते हैं, उस समय हम वैश्य के रोल में होते हैं और बाकी जो चीज़ें अपने हाथ से करते हैं वो शूद्र का काम करते हैं। तो हम सभी वैश्य और शूद्र के बीच में फ्लिट करते रहते हैं दिन में, और ब्राह्मण तो बहुत कम है इस देश में, और वो आंदोलन कर रहे हैं। कुछ पैरा ब्राह्मण है, बिहार में पैरा ब्राह्मण होते हैं, उनको कूट दिया जाता है लाठियों से। बस पैरा ब्राह्मण, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे ब्राह्मण, और कुछ सही में सरकारी ब्राह्मण, सुविधा के ब्राह्मण। हाँ, 10-12 लाख क्षत्रिय हैं या 14 लाख अग्निवीर मिला के वो लोग हैं। पुलिस को भी गिन लो तो ठीक है। हम लोग खत्रिय। हाँ, तो आप अगर वही नियम लागू करना चाहते हो जो शास्त्रों में लिखा है और आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा है तो कृपया इसको फॉलो करें। जैसे अंबेडकर ने लिखा बाबा कि जाति को तो जाति एक धारणा है और उसको तोड़ने का जो असली उपचार है वो धारणा नहीं, सिस्टम है। हाँ, उनका ये कि उसको तोड़ने का मतलब उसमें मनःस्थिति भी है ना, तो उसका ये कि आप अंतर्जातीय विवाह करें और अंतर्जातीय भोजन करें, उससे बदलाव आएगा। तो उसमें अंतर्जातीय विवाह के साथ साथ अंतर्जातीय भोजन पर भी उन्होंने जोर दिया है कि एक दूसरे के समाज में एक दूसरे की रसोई में पकने वाला भोजन जो आपके घरों में परंपरा के तौर पे नहीं बनता रहा है उसको चखें, उसको साथ बैठ के खाएं। तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग नेता लोग करते हैं आजकल। हाँ, हाँ, एकदम नया थाली, नया गिलास, नया कटोरी चमकता हुआ, अलग ही तरीके का चमकता हुआ, वो एक नया ट्रेंड है। और फिर उनकी किचन तो उनकी होती है पर मेन्यू इनका होता है। वैसे नहीं चलता है, जो वो खाते हैं वो खाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जन्म से होने वाली कोई व्यवस्था बदलती नहीं है। किसी ट्राइबल के घर अंतरजातीय विवाह कर लेने से क्या होता है, पिता के काज की जो जाति होती है वो दूसरे की जाति हो जाती है। अंतरजातीय विवाह करने से एक चीज अच्छी होती है कि दो अलग अलग मुख्तलिफ जातियों की भोजन परंपरा की रसोई एक जगह पकने लगती है। हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक नंबर वो। दूसरा ये होता है कि आप जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से जो संतानें होती हैं, बाबा अंतरजातीय विवाह के प्रोडक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत चाहिए। ये पटना कॉलेज के प्रोडक्ट नहीं है। तो यही है, वो उसको हमेशा इन कारणों से नहीं, नेताओं के मामले में तो हम एक ही चीज समझते हैं, देश में बच्चों की क्वालिटी के हिसाब से अंतरजातीय विवाह उत्तम है। आदिवासियों में जब कोई भी आदिवासी इस देश का किसी भी हिस्से का जब वो प्रमुदित होता है, आनंदित होता है, तो वो खाने पे, हर आदमी खुशी में खाना, वो खाने में क्या खाता है? नॉनवेज। जिस दिन वो खुश होता है, बाकी दिन भात, भूजल भात है, माढ़ी बा, हना ताड़ी बा, भात बा, रोटी बा, टिक्कर बा, सब्जी पलाकी बा, भूजा बा। जिस दिन वो खुश होगा उस दिन कहेगा कि एक कड़कनाथ तो बनता है, या आज एक बकरी गिरा ली जाए, 4 लोग मिलकर उसको निपटा देंगे। पिछले महीने तुम्हारा नंबर था, इस महीने हमारा नंबर है। जितने भी नेता जाते हैं आदिवासियों के यहाँ, ट्राइबल नहीं, फलाना हैड ब्रेक द ब्रेड एट ट्राइबल हाउस होल्ड। अरे उस ट्राइबल से पूछे ना कि वो क्या खिलाना चाहता है खुश होके। हे सुदामा, क्या है तुम्हारे पास? देसी मुर्गा। आज तक परसा गया किसी नेता को? किसी नेता को आपने देखा? वही बन जाएगा, आलू नहीं, ऐसा करो, आलू नहीं, बहुत अच्छी सब्जी मत बनाओ, आलू भुजिया बना दो, एक दाल बना देना, चावल एकदम बेसिक उबाल करके। मीठे में क्या मिलता है तुम्हारे गांव में? ना ऐसा लड्डू भी मिलता है, ना हम लोग वैसे घर में क्या बनाते हो? खीर बनाते हैं। खीर बनाएगा। सेवई बनाते? नहीं, सेवई नहीं, खीर बनाओ। सलाद नहीं काटना कुछ भी, प्याज नीचा नहीं चाहिए, नमक अलग से रखना थोड़ा सा। अब पूरी नहीं बनाइएगा, रोटी बनवाइए। क्योंकि आप आदिवासी के घर में जब खाना खा रहे हैं तो इस कॉन्शियस के साथ खा रहे हैं कि इस खाने की तस्वीर बाहर जाएगी, और जो हम खा रहे होंगे उसके बेसिस पे भी हमको जज किया जाएगा। ये तो जज किया जाएगा कि आप आदिवासी के यहाँ खा रहे हैं। इतने श्रेष्ठ परिवार, कुल, जाति, दल और शक्ति के रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद आप एक निर्धनतम और अंतिम पायदान पे खड़े हुए किसी व्यक्ति के घर में कुटिया में बैठ के आपने भोजन किया। तो एक परसेप्शन तो ये गया कि आदिवासी के घर में खाया, लेकिन आदमी तो ढीठ है।
वो कहता है कि जूम करो जरा, काका खाइन। काका खाइन भी आप डिफाइन करते हैं, वो आदिवासी डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि वो आदिवासी आपको बहुत सारी चीज़ें खिलाना चाहता है। और वहाँ पे आप ये रिस्क नहीं लेते हैं कि आप अपनी कास्ट को दुखी करें या जो पावर कंट्रोलिंग कास्ट हैं उनको दुखी करें। वहाँ पे आप ये रिस्क नहीं लेते हैं कि जो हमारी कास्ट के नहीं हैं लेकिन वेल डूइंग हैं उनको हम ये दें संदेश, या जो हमारे विरोधी हैं उनको हम ये संदेश दें कि नहीं बहुत लैविश खा रहे हैं। अच्छा देखो बेचारा कैसे कैसे तो जुगाड़ करके पनीर काट रहे हैं उसके घर पे, शर्म नहीं आती इनको। आप एकदम बगैर जीरे और वाली सिर्फ दाल। लेविश नहीं, नॉनवेज भी नहीं खा। जो नॉनवेज सवर्ण नहीं नेता खाए, जब बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल। दलितों के घर में, कभी नॉनवेज नहीं। एक मैं वो पढ़ रहा था तमिलनाडु में, जैसे कैसे अलग अलग फूड पेय सब चीज़ें खाने की कैसे सामाजिक उनका बंटवारा होता है। तो तमिलनाडु में कॉफ़ी जो है वो ब्राह्मणों और सवर्णों की हो गई, और चाय जो वो दलितों और पिछड़ों की रही। उसका कारण वो समझाते हैं, किताब है उसमें था, किसी ने उसके बारे में लिखा कि ये माना गया कि जो अच्छी कॉफ़ी है, अच्छी फ़िल्टर कॉफ़ी, वो गाय के दूध से ही बनती है, और गायें इस तरह से वो गाय से जुड़ी, और गायों पर नियंत्रण सवर्णों और नहीं, और ब्राह्मणों का अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि कॉफी की पैदावार कभी भी उतनी नहीं रही जितनी चाय चाय की की है। रही। तो इस संकट ये है कि एक चीज बीज से बन रही है और एक पत्ती से। हाँ पत्ती तोड़ना आसान काम है, बीज कलेक्ट करना, प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, तो उसमें फिर अंग्रेज आए, कॉफ़ी के क्लब्स बने, और उन सारे क्लब्स को जो लोग मैनेज करते थे वो सवर्ण जाति के थे। उधर चाय, वहाँ जो अंग्रेज के साथ कोई बैठता नहीं ना। वहाँ जो चाय के बागान थे, उनमें जो काम करने वाले मेहनतकश लोग थे, उनके लिए विज्ञापन आए उस समय। चाय जो किसान थे चाय के, उन्होंने विज्ञापन किए कि ये चाय जो है आपकी थकान दूर कर सकती है। और फिर मज़दूरों को चाय दी जाने लगी कि, और 25 पैसे उनसे लिए भी जाते थे, और फिर वो इस तरह से मज़दूरों के घरों में पहुंची चाय कि ये थकान दूर करती है, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले लोग, और मज़दूर ज़्यादातर ओबीसीज और दलित्स थे। तो अभी भी भारतीय घरों में चाय इसलिए नहीं पिलाती कि चाय का स्वाद लेना है। हर घर में चाय की एक ही वजह है, सुबह उठे आला सारा चाय बना दीजिए, स्फूर्ति, है ना। ऐड में ये वर्ड होता है स्फूर्ति। हाँ, ऑफिस से चले आ रहे हैं, चाय चाहिए। घर में कोई आया यात्रा करके, चाय बना दे। आप उसको कि जूस है, एक चाय मिल जाती बिना चीनी वाली पहले, उसके बाद देखेंगे। लेकिन वैसे वेजिटेरियन सिर्फ शुद्ध शाकाहारी वाले जो हैं उनकी संख्या कम हो रही है। था वो जो नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन का डेटा है, वो ये कहता है कि 90% लोग हैं ऐसे देश में जो, और कम है, जितना बता रहे हैं उससे भी कम है। बहुत सारे लोग तो बताते नहीं है ना। शर्मा जी का लड़का बाहर में खाता है। हाँ, हमारे मोहल्ले में एक थे वकील साहब, पंडित जी, हम लोग के रिश्तेदार भी लगते थे। वो हमारे घर आकर के बैठते थे, केवल कहते थे कि जिस दिन बने बता दीजिएगा, खुशबू लेने के लिए आते थे। बाद में उन्होंने 1-2 बार तरी में रोटी डुबो के खाई, अति आनंदित होते थे। मैं क्या बोलना नहीं चाहता, मेरे एक मित्र उन्होंने कभी नहीं खाया था। हाँ, जिनको आपने न तो तू रहा न तो मैं रहा, जीवन में नहीं खाया था। जो रही सो बेखबरी फिर रही। मैं रोटी में डाल के दे दिया गया। नहीं, ना ना, मैंने उनको, रोट व्हीलर हो गए वो। उन्होंने कहा थोड़ा सा वो खाली ग्रेवी दे दीजिए, हल्का सा ग्रेवी खाई। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा पीस जिसमें हड्डी नहीं हो। फिर उन्होंने वो दिया, फिर बोला हड्डी वाला भी दे दो। है ना, फिर हड्डी चूसते हुए देखेगा एकदम है। नहीं, और जिन्होंने कहा कि लानत है ऐसी जिंदगी पे जो अभी तक ये सब खाते रहे, तो हो जाता है। हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। दूसरे वो जो चाप खाने जाते हैं ना, सोया, मैं उन्हीं की बात कर रहा था, जिसमें जो- वो लिखा होता है क्लियर कि ये तंदूरी है, ये फिश चाप है, ये अरे यार आप चाप स्वाद लेना टिक्का, चाहते हो। चाप मलाई, अफगानी चाप, तंदूरी चाप, है ना, मतलब गजब हाल है। पिछले कुछ समय का सबसे खराब इजाद यही है भोजन में। हाँ, एकदम नहीं पसंद है। वो जैन चिकन जैसा मसला हो गया है। वो दोहा है तुलसी बाबा का कि राम रमापति कर धन लेहू, राम रमापति कर धनु लेहू, खींचहु चाप मिटाए संदेहु। खींचहु चाप मिटाए संदेहु। चापो चाप एकदम हो गया भाई साहब। ठीक है, तो अब चिट्ठियों पे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पहली चिट्ठी आई है शीतल यादव, अहमदाबाद गुजरात, हाल निवासी, सराय जुलैना नई दिल्ली। वाह, ताऊ बाबा सरदार और सभी 3 तालियों को जय हो। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। आप तीनों ने गुजरात पर ढेर सारी बातें की पिछले एक एपिसोड में, जिसमें हम 3 तालीय गुजरातियों का नाम भी लिया गया, जो सुनकर मैं खुशी से गदगद हो गई।
गुजराती व्यापार, खाने और राजनीति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जब तक मैं गुजरात में रही तब तक अपने आप को सामान्य मानती रही, लेकिन जैसे ही मैंने जामिया में पहले दिन क्लास में इंट्रोडक्शन मैंने अपना दिया और मेरे मुंह से अहमदाबाद निकला, तो पूरी क्लास और गेस्ट फैकल्टी मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैं किसी और ग्रह से आई हूँ। तुम गुजराती तो बिजनेस करते हो, पत्रकारिता में क्यों आने का सोचा? मैंने मन में सोचा कि पत्रकारिता भी तो एक बिजनेस बनकर रह गया है। फिर सोचा कि छोड़ो, आखिर में मार्क्स तो इन्हें ही देने हैं। तब पता चला कि हम गुजरातियों की छाप ही कुछ अलग है। वो मार्क्स होंगे, आप लेने होंगे। तब पता चला कि गुजरातियों की छाप कुछ अलग ही है। खान पान, बोली, व्यवहार और सोचने का तरीका सब कुछ उत्तर भारतीयों से बहुत अलग है। वैसे तो जड़ उत्तर प्रदेश की होने से मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, लेकिन गुजरात में रहने वालों की हिंदी काफ़ी अलग होती है। 39 हिंदी बैच वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं अकेली नॉन हिंदी बैच वाली। क्लास में मेरा अलग ही स्वैग है। गुजरात चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्लास में मुझ पर ही रहती थी। जितने गेस्ट फैकल्टी आते मुझसे पूछते थे कि क्या हाल है गुजरात का, किसकी सरकार बन रही है, वगैरह वगैरह। जितने ख़तरनाक हमारे वहाँ के लोगों के नाम होते हैं, उतने ही शांत स्वभाव वाले होते हैं हम गुजराती। बात की जाए कि अगर सबसे ज़्यादा गुजरात के कल्चर को गलत धारणाएं उसके बारे में किसने बनाई हैं, तो वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और बची खुची कसर अनुपमा ने पूरी कर दी है। मैं जेठालाल की बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन जलेबी, फाफड़ा और ढोकले के प्रश्न से परेशान हूँ। भाई, हम लोग रोज़ नहीं खाते हैं। अगर रोज़ 300 रुपये किलो फाफड़ा और 160 रुपये किलो जलेबी खाएंगे तो बिना टिकट फिर यूपी भागना पड़ेगा। खाने को लेकर जो धारणा है कि तुम लोग खाने में शक्कर क्यों डालते हो, भाई कैसे समझाऊं कि सारे गुजराती मीठा नहीं खाते। बाकी मैं हिरेन भाई और अमित भाई की चिट्ठी से पूर्ण सहमति रखती हूँ। गुजरात पर जितना लिखो उतना कम है। जय गरवी गुजरात। शीतल यादव, अहमदाबाद गुजरात, हाल निवासी, सराय जुलैना, दिल्ली। शीतल बहन, તમારી જે લેટર थी गुजराती बिजनेस में नहीं, गुजराती जोड़ घटाव में, जोड़ घटाव में बहुत देश में आगे रहते हैं। जैसे गांधी जोड़ते थे तो जिन्ना घटाता था, फिर सरदार ने जोड़ा, मतलब ठीक है। तो जोड़ घटाव चलता रहता है। तो जोड़ घटाव जो है राजनीति में काम आता है। जोड़ अर्जित हुआ, एक ने हाँ, जोड़ा, फिर और राजनीति में भाई साहब आप लोगों के जैसे शीतल बहन, ऐसा है कि आप लोगों जैसा तो कोई राजनीति में हुआ नहीं है। 2 देश बने, दोनों के फादर ऑफ द नेशन गुजराती, करेंटली ऑल्सो, ठीक है। अभी तो हमारे यहाँ भी 2 फादर ऑफ नेशन है। आयरन मैन, क्या क्या नहीं दिया देश को। आदमी मुरारजी जैसे, है ना, कि अपना रिसाइकल करके। पार्टी के जो आयरन मैन थे वो भी गुजरात से ही चुनाव जीतते थे। हाँ, तो जो है वो राजनीति में जोड़ घटाव, जैसे अमित शाह को बोलते हैं ना, कि उनको हमेशा बोला जाता है चाणक्य हैं वो राजनीति के। और देखिए किस तरह का वो बैलेंस बिठाते हैं, जिसको कहते हैं गणित। वो गणित बिठाते हैं कि कितने चुनाव जीत जाते हैं यार, और ऐसे जीतते हैं जैसे कि मतलब चुटकी में खेल दिया हो। अभी लोग बैठे हुए हैं, यात्रा ही कर रहे हैं, लोग भारत जोड़ रहे हैं, इधर उन्होंने गिन के बता दिया 400 दिन बचे हैं, तैयारी कर लो, 2024 जीतनी है हमको, और आपको फलां 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 काम करने हैं, बकवास नहीं करना है। मतलब 4 साल तक ही बकवास अलाउड है, 5वें साल से बकवास बंद। हाइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। अगली चिट्ठी और ये हाथ से लिखी हुई है, इसका मैं प्रिंट लेकर के आया हूँ। सृष्टि तैलंग की चिट्ठी है, सोनीपत हरियाणा से। प्रिय बाबा, दिनों के बाद आई। हाँ, प्रिय बाबा ताऊ सरदार, आज तक रेडियो की पूरी टीम और 3 तालियों को जय हो। आज का विषय है सिनेमा के कुछ छींटे। कुछ रोज पहले एपिसोड 116 और 117 बैक टू बैक सुन लिए, तो मैं अपने आप को रोक न पाई इस चिट्ठी को लिखने से। पिछले कुछ एपिसोड्स में घनघोर चर्चा हुई सिनेमा की, जो 130 करोड़ की जनता को फेविकोल के जोड़ से जोड़ी हुई है। आज मैं लिख रही हूँ उसी सिनेमा के कुछ छींटे जो मेरी ज़िंदगी को रंगीन बनाए हुए हैं। हमारे घर की कहानी भी कोई चलती फिरती फिल्म से कम नहीं है। यहाँ भी लोग अलग अलग तरह से शौक अदा करते हैं। एक बाप है जो अपनी जवानी में 11-11 बार हॉल में पिक्चर देख कर आते थे। वो भी ताऊ की तरह एक नंबर के सेटिंग बाज थे, जो बालकनी की सीट रिजर्व कराकर स्कूल से भागकर फिल्में देखते थे। एक मामा श्री हैं जो हर मौके पर गाना या डायलॉग मार देते हैं। उनकी शादी में उन्हें फेरों में कम और अंताक्षरी के अगले गानों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक माँ हैं जिन्हें पुराने विलेन और उनके घर और उनके लाइफस्टाइल बहुत पसंद हैं। यहाँ तक कि जब हमारा नया मकान बन रहा था तो चिंता का विषय था कि घर अजीत जैसा
यादों की मैं यही बारात कहने वाला जा रहा बनवाएं। था कि कहीं साला जो है मतलब बत्ती लगी हुई है, मगरमच्छ है, नीचे आग का कुंड है। हाँ, तो घर अजीत जैसा यादों की बारात वाला बनवाएं या कालीचरण जैसा। हमारे यहाँ बहस इस बात पर होती है कि लंच बॉक्स फिल्म में इरफान को ईला से प्यार था या नहीं था। तो कुछ ऐसी अटपटी फैमिली के बीच में बड़ी हुई जिसके कारण फिल्में हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। एक एपिसोड में आप तीनों ने कादर खान के डायलॉग की चर्चा की तो ऐसी फीलिंग आई जैसे कोई महफिल लूट ली हो। मैं और मेरे पापा ये वाले के ड्रामा के बेहद शौकीन हैं, यानी कादर खान वाले। जब भी हम मिलते हैं तो कुली नंबर 1, कालिया, मुकद्दर का सिकंदर आदि के सीन चलाते हैं। जब कुलदीप जी उनके लिखे डायलॉग्स पढ़ रहे थे तो हमारे अंदर भी एक चुल्ला आया इसका संकलन बनाने का। उसी में से कुछ वन लाइनर्स में 3 तालियों को सुनाना चाहूँगी। वाह, जिंदगी का अगर लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो। अपुन कुत्ते का वो दुम है जो 12 बरस नाली में डाल के रखो, नाली टेढ़ी हो जाएगी। जिंदगी में तूफान आए, कयामत आए, लेकिन दोस्ती में दरार ना आए। मैं करोड़पति, तू अरबपति, बाकी सब चाय पत्ती। इसको सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ये बगावत के लिए न सर उठा सके न आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा सके। ऐसे लगभग 15-20 हमने इकट्ठा कर रखे हैं जो मौका देखकर छोड़े जाएंगे। जब डायलॉग की बात आई तो एक इंसान का जिक्र किए बिना सिनेमा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो है राजकुमार। क्या बात है। ताऊ ने पिछले एपिसोड में कबर बिज्जू को उनका स्पिरिट एनिमल बताया, वैसे ही राजकुमार मेरा स्पिरिट ह्यूमन है। हाल ही में मैंने और मामा जी ने मरते दम तक वापस देखी। उसके डायलॉग एक तरफा हैं, हम कुत्तों से बात नहीं करते। या हम जहाँ फ़ोन करते हैं वहाँ इंटरव्यू नहीं, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर आता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी चर्चा राजकुमार की फिल्मोग्राफी और उनके अंदाज पर भी करें। आगे बढ़ते हैं। सिनेमा केवल हमारे ख़ानदान की ही बीमारी नहीं है। मेरे ऑफिस में भी एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं एक सीनियर प्रोफेसर को इन्वेस्टमेंट लॉ के कोर्स में असिस्ट कर रही थी। तो एक दिन क्लास में सर कुछ अमेरिका और उनके संबंधों पर चर्चा कर रहे थे। एकदम से वो रुके और याद करते हुए बोले, मेरी तरफ मदद की नज़रों से मुझे देखा और बोले कि मुझे लगा कि कोई केस लॉ या सेक्शन के बारे में पूछेंगे, पर मामला तो उल्टा निकला। वो पूछते हैं कि सृष्टि, वो कौन सी पिक्चर थी हाजी मस्तान और दाऊद पर बनी थी जिसका डायलॉग था कि जब दोस्त बनाकर काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। एक क्षण के लिए मैं भी शॉक हो गई कि इतना बड़ा प्रोफेसर फिल्म जैसी चीज़ का नाम पूछ रहा है। बाद में उनको याद आया वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये डायलॉग है। पर उस दिन से सर के लिए थोड़ी थोड़ी इज्जत और बढ़ने लगी। कुछ ऐसा ही नाता है मेरा और फिल्मों का। वरुण ग्रोवर ने एक पॉडकास्ट में बोला था, अपना क्या इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। शायद किसकी है, अरुण कमल की है, किसकी है। बस यही 4 लाइनें मेरे इर्द गिर्द के सभी लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे फिल्मों की दुनिया से रूबरू कराया। इनके रेफरेंसेस मैं अक्सर अपनी राइटिंग्स और चिट्ठियों में लाती रहती हूँ। आशा करती हूँ कि इन छींटों से बने प्रसंगों को पढ़कर आपको आनंद आया होगा। आपकी श्रोता सृष्टि तैलंग, गांव जठेरी, राय तहसील, ज़िला सोनीपत, हरियाणा। कभी मौका मिला तो विजय दीनानाथ चौहान वाला इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सृष्टि ने आज राई का पहाड़ बना दिया और बहुत खूबसूरत चिट्ठी थी ये। और मुझे कादर खान का वो डायलॉग पूरा याद आ गया कि ठक्कर से टक्कर लेने में बड़े बड़े के पाँव के पसीने आ जाते हैं, तू किस टैक्सी का खुर्चा न रे। बिल्कुल लगे ये होता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि यार जगजीत सिंह की गजल, तो वैसे वरुण ग्रोवर की, अरुण कमल की कविता जो है वरुण ग्रोवर की हो गई। सारा अच्छी बात है कि हम सभी के जो लोहे हैं वो उधार के हैं, पर धार अपनी है। हाँ, अरुण कमल ने भी उधार ही लिया है कहीं से, हो सकता क्योंकि सभी छवियां जो है ना, मानव चेतना में छवियां उधार ली जाती हैं और उनसे नए सृजन होते हैं। रेफरेंसेस कम फ्रॉम अदर प्लेसेस, अदर पीपल, वही कहानी है। और राजकुमार पर और उनके अंदाज पे अपन बात करेंगे भी। राजकुमार पे भी करेंगे, संतोषी पे भी करेंगे। अगली उसकी आ रही है पिक्चर एक, अच्छा, गांधी वर्सेस गोडसे। वाह, वो कौन सी उनकी थी वो जगीरा वाली, उसके बाद से कोई फिल्म आई थी उनकी, संतोषी जी की, नहीं जानते हैं। चाइना गेट। नहीं, संतोषी की एक पिक्चर आई थी ना, बहुत अच्छी थी वो। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म थी। वाह, हम दोनों को नहीं देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी थी वो। कॉमेडी अच्छा बनाते हैं, उनको गांधी गोडसे में पढ़ना नहीं फिल्म चाहिए। कैसे अच्छी हो सकती है? पिक्चर राजकुमार संतोषी, अंदाज अपना अपना, वो कॉमेडी अच्छी बनाते हैं उनको। राजकुमार संतोषी का ऑफिस जो था मुंबई में, अब पता नहीं किस रूप में है, लेकिन बताते हैं कि वहाँ पे गोरकी वोरकी और तमाम सारे
रशियन राइटर्स, टॉल्स्टॉय, इस तरह से तमाम अच्छा। सारे, हाँ, तो मतलब वो वेल रेड और थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लोर करने वाले आदमी रहे, ऐसा बताया जाता है। मैं जब भी गोरकी सुनता हूँ ना मुझे पतरकी आता है। मतलब उसको गोरखा बोलना चाहिए, लड़का है। कहा गया तो हर बचिया हो गुरकी की गुरकी। ना पतरकी। अगली चिट्ठी है प्रणव कुमार की। 3 ताल परिवार को जय हो, सिनेमा घर पर हुई चर्चा मजेदार रही। मुंगेर, प्रणव कुमार हैं, प्रणव प्रताप सिंह नहीं है। नहीं वो नहीं है, हाँ। मुंगेर और भागलपुर में मैंने शायद ही किसी को सिनेमा घर या सिनेमा हॉल कहते सुना है। वहाँ पर टॉकीज कहते हैं, जैसे बैद्यनाथ टॉकीज, नीलम टॉकीज, शारदा टॉकीज। मैंने पहली फिल्म बैद्यनाथ टॉकीज में देखी थी, गंगा किनारे मोरा गाँव हो। 115वें एपिसोड में भोजन के साथ प्रयोग पर बात हुई, अच्छी चर्चा है। मैंने भी ऐसे 1-2 प्रयोग किए हैं। बैद्यनाथ टॉकीज देवघर में है, तो कई जगह होगा। शारदा टॉकीज भागलपुर में। नहीं, हम तो अच्छा। फैक्ट चेक हो रहा है अभी स्टोरी का। हमारे यहाँ सब कुछ बाबा के नाम पे है। एक है शंकर टॉकीज, एक है बैद्यनाथ टॉकीज, एक है भगवान टॉकीज। तो मैंने भी ऐसे कुछ मॉडल भोजन शॉप के भी मतलब बाबा के नाम पे, बैजनाथ मॉडल शॉप। मैंने भी 1-2 ऐसे प्रयोग किए हैं भोजन के। बचे हुए भात को मैगी के साथ मिक्स करके खाना, सत्तू, दूध और गुड़, गर्मी में आम। मेरी माँ फूल गोभी की खीर बनाती थी, मैंने उससे बेहतर प्रयोग नहीं चखा है। आप लोग भी ऐसे ही मैं हमारा इमेजिन कर रसास्वादन सकता हूँ, मगर करते हैं। बहुत जबरदस्त बनता होगा फूल गोभी की खीर। प्रणव कुमार की और चिट्ठी। घुट जाती होगी, एकदम रबड़ी हो जाता होगा। अगली चिट्ठी है अंबुज कुमार की, फ्लोरिडा यूएसए से। वाह। पहली बार लिख रहे हैं ये। ताऊ बाबा और सरदार जी सादर प्रणाम। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हिंदी टाइपिंग प्रोग्राम तो का ये भी प्रयोग। जान गए हैं कि आप कहाँ से हैं, सरदार जी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हिंदी टाइपिंग प्रोग्राम का प्रयोग करके पहली बार पत्र लिख रहा हूँ। सुदूर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में आप लोगों का गपशप सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है। मैं झारखंड के बोकारो थर्मल, वैसे उस इलाके में 4 बोकारो शहर हैं। मैं झारखंड के बोकारो थर्मल शहर में पला बढ़ा और पिछले 22 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और यहीं अब घर है। पेशे से डॉक्टर और प्रोफेसर हूँ और बहुत चाव से आप लोगों का वार्तालाप सुनता हूँ। एक ट्विटर मित्र के ट्वीट से आपके प्रोग्राम के बारे में मालूम हुआ। आप लोगों की गपशप गांव की याद दिलाती है, जब कभी कभार हम लोग माँ और पापा के साथ विभिन्न कारणों से गांव जाते थे। ज़्यादातर किसी की मृत्यु या शादी पर जाना होता था। जब मृत्यु पर जाते थे तो उस समय की एक बात आज भी समझ नहीं आई कि कैसे हर नए रिश्तेदार के आने पर औरतें एक लय और सुर में रोने लगती थीं और पूरे 10 मिनट बाद चुप हो जाती थीं। हाँ, फिर चाय, बिस्कुट और वो उस चनाचूर। रिश्तेदार को बताना होता है। ये बहुत कमाल की चीजें हैं। एक दिन ऐसे इसी पे बात करेंगे कि जब दुआरे पे लाश हो तो क्या क्या होता है। ठीक है। रिचुअल, इस पे बात करेंगे। वो रिचुअल रोना है। और वो काव्यात्मक रुलाई है, इतना मजेदार है वो, ऐसी काव्यांजलि दी जाती है। जय बात। दूसरा क्या होता है ना कि इनके यहाँ मौत हो गई और इनके यहाँ किसी को दुख ही नहीं है, ये संकेत नहीं है। ये इसको लेकर बहुत कॉन्शियस है। ये मृत्यु जो है कितनी बड़ी चीज है, इसका एक पोर्ट्रेट देना ही देना है, इसका एक सेंस आए हुए आदमी को देना ही देना है। और दूसरा क्या है कि सबसे अपेक्षा भी है इस वक्त मदद की, साहस की, उम्मीद की, आस की। तो कोई फुफारी वो एक्चुअली उनकी भी आबरू रखी जाती है जो आ रहे हैं, हाँ कि तुम आए हैं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू क्राई। तो उनको एक उनको एक Push क्यों किया, दिया हाँ। एंट्री पॉइंट आता है कि आओ, इट्स ओके, यू कैन क्राई, वी ऑल आर ज्वाइन क्राइंग। द कोरस। हाँ, उसके बाद गोरस। हाँ, तो ये इसको रख लेते हैं, करेंगे इस पे बात। और इन्होंने आगे लिखा है कि उसके बाद चाय, बिस्कुट और चनाचूर आ जाता था और सब गपशप में मस्त हो जाते थे। ये सिलसिला पूरे 10-12 दिन हर नए रिश्तेदार के आने पर दोहराया जाता था। खैर, आप लोगों की बैठकी बाबा, चाचा, फूफा या फिर जो भी बड़े लोग थे उनकी बैठकी की याद दिलाती है, जहाँ ज़्यादातर बातें उस समय बहुत एक महत्वपूर्ण दृश्य लगती बहुत थी। सुंदर याद आ रहा है। इन्होंने बताया कि कैसे वो 10-12 दिन तक चलता था। तो उसमें शुरू होता था, अरे कहा बताई भैया, चले गए, अभी इसका ब्याह नहीं कहा छिटकाऊ का, आओ आप ठीक हो। अब यहाँ से विषयांतर हो रहा है, देखिए, आप ठीक हो, हाँ, तो बस से आए, जीप ले ली थी, चाय लया बच्ची। ये एक ही फॉन्ट साइज में विषयांतर हो रहा है। फिर मृत्यु थोड़ी के देर में अवसाद से जंजीर 4 तोला की है का।
और उसमें सबसे हास्यास्पद ये हो जाता है कि कल तक तो ठीक ही थे। नहीं, और वो आदमी खुद बताता है, अरे वो उनकी यहाँ बद्रीनाथ की यहाँ बारात में हमका मिले, एकदम ठीक ही रहे, चलत फिरत रहे। हम कहे भैया मीठा कम खाओ, कह रे तुम्हें कहे से ब्याज पे, हम मीठा कम का पसंद हम खाब, घरे में नहीं खाई थी, यहाँ खाब, पैदल तो जाए 3 कोस। तो चिट्ठी में आगे है, अब समझ में आया कि इन्होंने पहले वो लिखा था कि आपकी जो बैठकी है वो चाचा फूफा की बैठकी की याद दिलाती है, पर अब समझ में आया कि वो लोग जो करते थे वो उपचारात्मक बकवास यानी थेरेपेटिक बुलशिट में भाग ले रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। टीबी तो हाँ, तो इस उपचारात्मक बकवास के लिए धन्यवाद। कितना सुंदर है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सही। थेरेपेटिक बुलशिट ही है ये। पर उपचारात्मक बकवास में 100% तो सब कुछ सही नहीं हो सकता। वैसे ही जब आप उपचारात्मक बकवास करते हैं तो विज्ञान, मेडिसिन इत्यादि के विषयों पर थोड़ा सतर्कता बरतने की विनती है। उदाहरण के लिए पेट खुजलाने से पेशाब रुक सकता है या किसी खाद्य पदार्थ का सुपर फूड होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैसे मेरे एक प्रोफेसर ने मेडिकल कॉलेज में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। 1 किलो मांस खाओगे तो कब्जियत होगा और 1 किलो पालक से दस्त, पर 100 ग्राम दोनों खाओगे तो बढ़िया पौष्टिक भोजन होगा। गैर वैज्ञानिक टिप्पणियां बचपन की गैर वैज्ञानिक प्रताड़नाओं की याद दिलाती हैं, जैसे कि PTSD। आप लोग गुणीजन हैं और आशा है कि प्रताड़नाओं से श्रोताओं को दूर रखेंगे। बचपन का थेरेपेटिक बुलशिट जारी रखें और आनंद को बिखेरते रहें। उम्मीद है कि संरचनात्मक प्रतिक्रिया का आप लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। स्वस्थ रहें, प्रणाम और जय हो। सर माथे पर है और पेट खुजाने वाली बात थी ना, वो एक ट्रिक है। हाँ, वो होता कुछ नहीं है उससे। हाँ, अंबुज वो कुमार सुपर फूड है। इनका नाम है, अंबुज कुमार, पिनेलिस पार्क, फ्लोरिडा, USA। नहीं, और अब्बुल भाई आप इसको इस तरह से भी देखें कि 3 ताल एक चर्चा की जगह है, यहाँ पे विद्वता का कोई स्थान नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं और हम हाँ। इस बात का ध्यान रखते हैं। और तो अगर आप- 1-2 गलतियां हुई हैं तो वी विल बिल्कुल, श्योरली और put a विज्ञान की disclaimer। धारणाओं के साथ एक बहुत संकट है कि कुछ चीज़ों को जैसे आपकी जो मेडिकल साइंस की थ्योरी है उससे एकदम इतर और भी मेडिकल साइंस की थ्योरीज हैं। मतलब एक चीज़ का उपचार जिसको आप कहते हैं कि उपचार संभव नहीं है, उसको कोई और पद्धति जो है उसका उपचार कर रही होती है। तो बहुत तरह के इसमें वलय हैं। पेट सहराने से, खोपड़ी खुजाने से दरअसल कुछ रुकता नहीं है, ध्यान बंटता है। ध्यान बंटता है और फोकस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। MRI स्कैनर में जितनी खुजली होती है ना उतनी बाहर आने के बाद नहीं होती है। आपको अगर जोर क्योंकि की कह लगी दिया है जाता है या कि पूरा नहीं ध्यान करनी। जोर पर है तो बहुत जोर की लगी रहेगी। और नहीं, कुछ नहीं। MRI लड़ाई वाला में अच्छा था, लड़ाई वाला खुजली केवल useful इसलिए होती है क्योंकि कहा जाता है कि खुजाना नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, वो लड़ाई वाला मुझे लगता है, मतलब अभी मैंने ट्राई नहीं किया है कि जोर की लगी हो और जाने का ऑप्शन ना हो तो लड़ाई, मतलब किसी से आप लड़ लीजिए बहुत उसमें, मतलब मुझे लगता है कि वो काम करना हाँ, या तो नहीं हो गया फिर हो जाएगी। चाहिए। हाँ, मतलब अगर अगला मजबूत है तो। अगली चिट्ठी अनुज राहुल, भाई लिखते रहे लेकिन। हाँ, अगली चिट्ठी राहुल श्रीवास्तव की है, रीवा मध्य प्रदेश से। बाबा ताऊ और सरदार को सादर प्रणाम। राहुल से शुरू हुई 3 ताल की चर्चा आज राहुल देखिए। तक पहुंची है। बघेल खंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए हुए, सफ़ेद शेरों की विरासत को अपने अतीत में समेटे हुए, विंध्याचल की पहाड़ियों, जंगलों और प्रपातों की धरती रीवा से आप तीनों को पाए लागी। चरण स्पर्श का ये स्वरूप रीवा में केवल क्रिया रूप में उपयोग नहीं होता है, बल्कि अस्त्र की तरह फेंक कर मारा भी जाता है। इसकी रेंज कभी कभी 20-25 मीटर तक होती है। इससे पहले कि मैं चरण स्पर्श पर अपनी आप बीती सुनाऊं, एक और बघेली शब्द से आपका परिचय कराना अति आवश्यक समझता हूं। दरअसल 3 ताल जैसे पॉडकास्ट के लिए बघेली में पहले से ही एक स्वपरिभाषित शब्द मौजूद है, बदकहाव। शब्द दिखता नकारात्मक है, लेकिन इसकी अंतरात्मा विशुद्ध, रैशनल और एनालिटिकल है, अतः इसे कृपया प्रशंसा की श्रेणी में ही लें। चरण स्पर्श से जुड़ा वाकया साल 2002 का है, जब मेरे दादाजी 4 धाम यात्रा करके लौटे थे और गांव में इस यात्रा के समापन पर विशेष पूजन, हवन और ब्राह्मण भोज रखा गया था। वाह। कई गांव से पधारे हुए कुल 111 विप्रगण जब पंक्तों से उठे तो ऐसा लगा कि 3-4 बारात निपटा ली हूँ। थोड़ी देर बाद दादाजी ने हम चारों भाइयों को पुकारा कि सभी ब्राह्मणों को नेग ब्रैकेट में रिटर्न गिफ्ट देकर विदा करना है। कोई गिफ्ट लाते नहीं लेकिन रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। बाकी भाई मुझसे ज़्यादा थके हुए जानकर मैं ही आगे आया, सोचा कि बस एक गिलास ही तो पकड़ानी है। थोड़ी देर में पता चला कि गिलास देकर चरण स्पर्श भी करना है।
मैं दादाजी की नज़रों में 11 बार 111। ओ। मैं दादाजी की नज़रों में संस्कारी पुत्र था। तो हंसते हंसते शुरू हो गया, लेकिन मेरी हंसी ज़्यादा देर तक नहीं चली। 40-50 के बाद देने वालों के चेहरे देखना बंद हो चुका था। 70-80 के बाद पता चल चुका था कि चरण स्पर्श करना किसी योगासन से कम नहीं है। 100 के बाद बचे हुए 11 को देखकर मुझे लगा कि ये सब मन ही मन सोच रहे होंगे कि तुम्हारी 13वीं में हम भी आएंगे। किसी तरह ये गिलास संस्कार संपन्न हुआ और मुझे इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई कि चरण स्पर्श में झुकने से ज़्यादा कठिन काम वापस उठकर आना होता है। दादाजी अब नहीं रहे, लेकिन उनके सिखाए तरीके का जिक्र लाजमी होगा। उनके मुताबिक चरण स्पर्श का सही तरीका वह है जब बायां हाथ बाएं पैर को और दायां हाथ दाएं पैर को छुए। मतलब चरण स्पर्श करते समय दोनों हाथों से क्रॉस बनाना है। हम इसी तरीके से दादाजी के पांव पड़ते और दादाजी बिना कुछ बोले केवल हमारे सिर को सूंघा करते। वही उनके आशीर्वाद देने का तरीका था जो उनके जाने के बाद चला गया। एक और परंपरा जिसका जिक्र बाबा ने किया था, यहाँ बघेलखंड क्षेत्र में भी घर की सभी लड़कियों के पांव छुए जाते हैं, चाहे वो बड़ी हों या छोटी। गांव की कच्ची खपरेल के घर में यादों के कई झरोखे हैं जो वक्त आने पर आपसे साझा करता रहूँगा। आप लोग अपना बदकहाव इसी तरह जारी रखें। जय हो। 3 तालियां। राहुल श्रीवास्तव, रीवा, मध्य प्रदेश। सुंदर चिट्ठी है, बहुत सुंदर चिट्ठी है। और देखिए अंग्रेजी में भी आ गया थेरेपेटिक, जो हम लोग बकर कर रहे हैं, बुलशिट, बदकहाव भी आ गया। अब कोई पूछेगा व्हाट डज थेरेपेटिक बुलशिट मीन, बोलो बदकहाव। हाँ, सुंदर ट्रांसलेशन है। हाँ, तो मतलब ये विचित्र है, मतलब नेचुरल जस्टिस जैसा है कि जब तक हम लोग ये समझें कि नहीं थेरेपेटिक बुलशिट को कैसे अपने श्रोताओं तक पहुंचाना, तब तक श्रोतन कहा है बताते हैं। बढ़िया। अगली चिट्ठी चीकू की है। इन्होंने शहर नहीं बताया है और नाम भी शायद छद नेम है। तो नमस्ते बाबा ताऊ सरदार, मैंने दिवाली से 3 ताल सुनना शुरू किया। 3 ताल में माय फेवरेट इज़ बाबा। उनके बिंब खींचने की कला का मैं कायल हूँ। ताऊ इज़ द फ्लेवर ऑफ द शो और सरदार श्री कृष्ण की भांति सारथी बनकर शो का संचालन बखूबी करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सरदार गुलाब भाटी बनकर बाबा से कहेंगे कि आप ही बोल लो, हम जा रहे हैं। मैंने अब स्टार्टिंग के एपिसोड्स भी सुनने शुरू कर दिए हैं। मैंने गौर किया कि सरदार शुरू के एपिसोड्स में अपना नाम कुलदीप मिश्र बताते थे, पर अब वो कुलदीप सरदार बताते हैं। मैंने सोचा ख़त लिखकर पूछ लूं कि उन्होंने ये बदला क्यों। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस जिज्ञासा है जानने की। फिर एक एपिसोड में सरदार ने बताया कि इसकी एक लंबी कहानी है जो कभी बताऊंगा। फिर कुछ एपिसोड बाद उन्होंने बता भी दिया और उसके साथ ही मेरे ख़त लिखने की वजह भी ख़त्म हो गई। बट मैं चाहता हूँ कि आप तीनों होमोसेक्सुअलिटी पर डिस्कशन कभी करें। एक बार ये विषय आया भी था, तब बाबा अपने स्वभाव के विपरीत इस पर ज़्यादा कुछ कहे बिना आगे बढ़ गए थे। नहीं, क्योंकि ये अलग से चर्चा का विषय ही है। हाँ, करेंगे इस पे। और हम ये नहीं चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सस्ती फूहल बात कह के हम निकल जाएं, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है। बिल्कुल। लव यू ऑल बट मोर लव स्पेसिफिकली टू बाबा। वाह, जय गुरु चीकू भाई, जय हो। चीकू भाई बाबा के एक मित्र भी हैं। हाँ, बनारस वाले। अब वो तो चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो वो नहीं है। अच्छा, उनका नाम चीकू। हाँ। वाह। अगली चिट्ठी है मिस्टर नोबडी, 17 वर्षीय 3 तालिया ब्रैकेट में लिखा है, अन्ना की तहसील मटन राष्ट्र से। वाह। ताऊ बाबा और सरदार को नमस्कार। पिछले एपिसोड में लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड बात हुई, शायद ये इसके पहले वाले एपिसोड पे आई होगी चिट्ठी। एक बार हम दिल्ली स्कूल ट्रिप पर आए थे, तब लोकसभा और राज्यसभा की गैलरी से इन भवनों को देखने का प्रसंग याद आया। आपने भी अगर अंदर से पार्लियामेंट की कार्यवाही देखी है तो अनुभव बताइएगा। मेरा इंस्टा अकाउंट नहीं है, पर बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा कार्यवाही। बहुत सारे कार्रवाई लिख देते हैं। और कार्रवाई की जगह कार्यवाही लिख पुलिस की कार्यवाही। मेरा इंस्टा अकाउंट नहीं है, पर गूगल पर सर्च करके बाबा का इंस्टा अकाउंट देखा और उनके गाने और फोटोग्राफी की कला अद्भुत लगी। बाबा को एक बात बता दूं कि उनके फेवरेट नेता महाजगबंधन आजकल यूट्यूब पर व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। व्लॉग्स अपलोड करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपको मजा आएगा। वाह वाह। वो तो अपन ने डिस्कस किया ही है। और बाबा का फेवरेट प्लेटफॉर्म है स्नैपसीड और वहाँ पे ड्रामा। हाँ, फोटो फिल्टर ना। बाबा ने फूड एक्सपेरिमेंट में पूरनपोली को कोकोनट मिल्क के साथ ट्राई किया, लेकिन गांव की या सामान्य लोगों की पूरनपोली में खोया और नारियल की फिलिंग नहीं होती। असल में पूरन का मतलब होता है चने की दाल और गुड़ को एक साथ दाल गलने तक पकाकर बनाया गया एक फिलिंग। इसे पराठे की तरह आटे में फिल करते हैं और फिर बनती है पूरनपोली। कहीं कहीं पर कढ़ाई को उल्टा करके उसके ऊपर बड़े साइज़ की पूरनपोली भी बनाई जाती है। कुछ टॉपिक्स के मेरे सुझाव हैं, जैसे
गांव के लोग शहरी या वेस्टर्न कल्चर या पॉप कल्चर को अपनाने लगे हैं और उससे पैदा होने वाले हादसे पर हम लोग बात कर सकते हैं। राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती? बाय द वे वो आजकल कार्ल मार्क्स जैसे दिखने लगे हैं, इस पर भी चर्चा कीजिए भाई। हो गई इस पर तो आज। और बाबा आज से हमने फुल मार्क्स दिया उनको। और बाबा से जानना चाहूँगा कि घर की सफाई करते वक्त बोर कैसे ना हो और कुछ होम क्लीनिंग के भी हैक्स हों तो बताइए, मेरे जैसे अकेले रहने वाले लोगों को। वाह वाह। और स्कूल के एनुअल फंक्शन के अनुभव, इस पर भी ये चाहते हैं कि हम लोग कभी बात करें। जय हो मिस्टर नोबडी, अन्ना की तहसील से, मटन राष्ट्र। ये दोनों विषय जो है, एक तो ये होमोसेक्सुअलिटी वाला जो उन्होंने कहा, और दूसरा जो विषय ये इन्होंने कहा है सफाई वाला, तो एक दिन हम लोग बैचलर्स किचन की बात करेंगे और उसी में बैचलर्स हाउस होल्ड की भी बात करेंगे। ठीक है, डन। तो वो करते हैं। अगली चिट्ठी गौरव अवस्थी, गांव अहेवा, सिधौली तहसील, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। बाबा ताऊ सरदार को जय हो। मेरा पहला पत्र है ये। मेरा नाम गौरव अवस्थी है, 24 वर्ष का हूँ। वर्तमान में लखनऊ अस्थायी निवास है। माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता हूँ। बचपन मेरा सीतापुर में बीता है, खुरचन और काली चीज़ खाते हुए। मैं यहाँ बता दूं कि मेरे यहाँ खुरचन को करावन बोलते हैं। करोए करोए निकारत है ना मिटकुई में थे। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय बीएससी किया है और विगत कई वर्षों से लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। 3 ताल के बारे में जानकारी आयुषकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिली। आयुष जी शानदार स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी दुख केवल इस बात का है कि मुझे इतना लेट पता चला। 114 एपिसोड हो गए। शायद पढ़ाई की वजह से मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, इसीलिए। लल्लन टॉप को काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। वहीं कुलदीप जी को पहली बार देखा था। एक बार मैं लल्लन टॉप अड्डा साहित्य आजतक में भी आया हूँ 2019 में, जो कि मेरा पहला दिल्ली आगमन था। बाकी मैं 3 ताल के 115वें एपिसोड से जुड़ा हूँ, जिसमें फूड एक्सपेरिमेंट पर चर्चा हुई थी। लेकिन 3 ताल सुनने की वजह कुलदीप जी के शानदार इंट्रो से हुई, जिसमें आप दिन और रात के लंबे और छोटे होने पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा शुरू ही काफ़ी गहरी बातों से हुई, जिसने मेरा रस रंजन कर दिया। फिर क्या था, कारवां चलता गया। अब तक 20 से ज़्यादा एपिसोड सुन चुका हूँ। भाग्यवश तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो पूरा दिन बेड पर पड़े पड़े 3 ताल सुनता रहा। बाकी अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो सुनने की रफ्तार थोड़ी कम है। भाग्यवश तबीयत खराब होना बहुत बेहतर है। लौकिक है ये। बाबा का वो अवधी लहजा बहुत मनमोहक है। पूरा गांव याद आई जात है हमका। हमरे गांव में याक बाबा हते बिल्कुल टू कापी बाबा। लेकिन पाणिनि बाबा का ह्यूमर सबसे अलग है, जो अपनी बात लयबद्ध होकर बहुत गहराई के साथ हर एक मुद्दे पर बहुत अच्छा और ज़रूरी विश्लेषण करने की उनकी कला है, वो अद्भुत है। ताऊ तो अद्भुत हैं ही। मैंने पहला एपिसोड सुना, उसमें आप टीआरपी और मरकही पुलिस पर बहुत बोले थे, बहुत सुंदर था। ताऊ के वन लाइनर्स भी कमाल हैं। जब सरदार बता रहे थे कि नूपुर शर्मा ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सर्च की गई, तो ताऊ धीरे से बोले वो तो ऑफलाइन भी सबसे ज़्यादा सर्च की गई। ये सुनते हुए मैं लाइब्रेरी में बैठा था। कसम से इतनी तेज़ हंसी निकली कि लाइब्रेरी के बच्चे सब मुझे घूरने लगे। लाइब्रेरी कोई कहता तुमको रायबरेली सुनाता है। फिर क्या था, हमने उसको हमेशा के लिए इन्फेक्ट कर दिया है। ये तो लाइब्रेरी ही बोलता है। फिर क्या था, सबको लिंक शेयर किया 3 ताल का, जो बच्चे को। ये काम सही किए। कल रात उल्टी साफ करने का दर्द एपिसोड नंबर 97 सुन रहा था। उसमें बाबा ने जो बारात का बिंब दिखाया था, कसम से अब तक का सबसे चौचक एपिसोड रहा है। मज़ा ही आ गया। बस को गैस चैम्बर बनाना और फिर जर्मनी वाले से तुलना करना। मैं और मेरी मम्मी जी ये सुन रहे थे। हम दोनों बेड पर लोट लोट के हंस रहे थे। मेरी माता जी काफ़ी दिन बाद इतना प्रफुल्लित हुई होंगी। आप लोगों की बातों में ज्ञान के साथ साथ जो अपनापन लगता है वो अद्भुत है। आप लोग ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर गहरी बातें करते रहिए। आप तीनों को सादर प्रणाम। हिंदी लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आप लोगों की हिंदी बहुत शानदार है। मैं 3 ताल व्हाट्सएप ग्रुप का भी सदस्य हूं और ग्रुप के 3 तालियों से अनुरोध है कि ग्रुप में कृपया 3 ताल से जुड़े मुद्दों पर ही बात करें और ज़रूरी चीज़ें ही बहुत भेजें। सही, ये बात सही। ये अच्छा किया इन्होंने कह दिया। हाँ, क्योंकि हम रिमाइंड करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये गौरव अवस्थी, गांव अहेवा, सिधौली तहसील, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। जय हो गुरु गौरव भाई। मजा आ गल तो हर पाती सुन के। और जौन बाबा तुम आपके गाँव में हैं, ऐठे बाबा हियाँ हैं, कबो सीतापुर आए तो मिलब जरूर। हाँ, सीतापुर सुल्तानपुर ज़्यादा दूर नहीं है। ये कहती जाको तो सीतापुर लखनऊ से निकल के। सीतापुर और रामपुर में बहुत डिस्टेंस। हाँ, रामपुर सीतापुर ये अलग अलग दिशाओं में है। आखिरी चिट्ठी आज की, अतुल तिवारी की, गोरखपुर से। शायद चिट्ठी लिखता नहीं, पर बराहे करम पिछला एपिसोड की मजबूर हुआ, क्योंकि पिछली चिट्ठी में मैंने घुटना छू प्रणाम किया था। दौरे 3 ताल प्रोग्रेसिव है, इसलिए इस बार थोड़ा ऊपर छूकर प्रणाम करता हूँ। पहली चिट्ठी 99 एपिसोड में भेजी थी।
तीन ताल का बखान कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। बस ये जान लीजिए कि सुंदर तस्वीर देखने के बाद, स्वादिष्ट पकवान खाने के बाद, अच्छा सिनेमा देखने के बाद, कोई अच्छा लेख पढ़ने के बाद या कोई मनहर गीत सुनने के बाद किसी को बताने की जो उत्कंठा होती है, वही है तीन ताल। इसी उत्कंठा के उत्कर्ष में मैंने सोचा कि मम्मी को भी एक एपिसोड सुना दिया जाए। फिर सोचा ऐसा कौन सा एपिसोड है जिससे मम्मी आसानी से रिलेट करेंगी। मैंने उन्हें भक्त चरण दास वाला एपिसोड सुनाया जिसमें लालू ने उन्हें भक्त चोनहर कह दिया था। मैं अपना कहूँ तो इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मैं जवान ही इस लालसा के साथ हुआ कि बाबा की तरह बकैती कर सकूं और किसी बकैतों की महफिल में जाऊं तो ताऊ की तरह एक शब्द से सबको धराशायी कर सकूं, महीन काटूं, रेजर बारीक। सरदार मुझे माफ़ करें, मैंने उनसे कहा था कि उनकी हंसी खिसिर खिसिर वाली है। दरअसल उनकी मिसिर है तो खिसिर है। हाँ, दरअसल उनकी हंसी रसरी खींच के स्टार्ट करने वाले टम्पू की तरह है। ये बहुत सही खींच के ले आया भाई। अच्छा बाबा, आपको कुछ वाक्य याद दिलाने थे, आपके ही हैं। मसलन कुकुर बिटेसी, चैतन्य महाप्रभु का कत्ल हो गया और मरे हाथी के पास भी दांत तो होते ही हैं, सो मेरे पास भी 6-7 किलो रंग हैं। आखिरी वाला इसलिए याद दिलाया क्योंकि फगुआ आने वाला है। हाँ, तेरे की कपी स्कंद पुराण साझा करने की इच्छा है। आओ तुम्हारे लिए एक लुंगी हम धरे हैं। बाकी ऊपर वाले शब्द इसलिए याद दिलाए कि लंठ लड़के सीखें कि कैसे किसी भी वाक्य को एक शब्द में बरता जाता है। बहरहाल मैं आपके एक शब्द के 3 पर्यायवाची बोलने का कायल हूँ। इन सब के साथ एक निजी प्रश्न भी है, वो ये कि मसाला दाबे हुए ब्रश कैसे किया जा सकता है। अब ताऊ पे आते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि होम्योपैथी विरोध वाला मामला पुराना हो गया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे गलत साबित करें। मैं आपको अपनी तरफ से एक और जिम्मेदारी सौंपता हूं कि आप होम्योपैथी के साथ साथ अनार का भी विरोध करें। होम्योपैथी की तरह ही अनार खाने की सलाह देने वाले भी समाज के दुश्मन हैं। भला कोई अनार कैसे खा सकता है। अब कुछ एपिसोड्स की तत्व मीमांसा शुरू करता हूँ। चिट्ठी लंबी हो रही है तो अपने को क्या लोड। तीन ताल कौन सा लघु उत्तरीय प्रश्न है। बीते एपिसोड में राजनीति पर चर्चा हुई थी। आप लोगों ने झूठ ही इतना वक्त ज़ाया किया। राजनीति पर मेरी दादी एक बहुत ईमानदार वाक्य बोलती थी। वो कहती थी कि तुम सब लोग नखादा हो, कुछ करते नहीं। देखो सब अपने लइकन बच्चन खातिर मेहनत कर रहे, नेतवे भी इसीलिए न वोट में खड़े हैं। गए एपिसोड में नींद पर चर्चा हुई थी, इस पर भी एक किस्सा सुन लीजिए। हुआ यूँ कि आज के 8 साल पहले मैंने दिल्ली जाने के लिए लखनऊ से गोमती पकड़ी। उत्तर प्रदेश के बाहर जो लोग रहते हैं, बता दूं कि ये गोमती एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ ना कभी भी ट्रेन के आगे एक्सप्रेस नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ गोमती से आते हाँ, हैं। गोमती 2 हैं, फरक्का गंगा से। गोमती है गोमती। हाँ, फरक्का से जा रहे गंगा हैं, गोमती- नौचंदी से जा रहे हैं। गंगा गोमती इलाहाबाद से लखनऊ आती है, गंगा से गोमती तक, और एक गोमती एक्सप्रेस है जो कि लखनऊ से दिल्ली आती है। हाँ, तो दिल्ली जाने के लिए लखनऊ से गोमती पकड़ी। गोमती उन्नाव के आगे फफूंद स्टेशन पर ख़राब हो गई। मैंने खिड़की से देखा कि ट्रेन रुकी है। मैंने देखा और फिर सो गया। लकड़ी की पटिया वाली सीट थी जिस पर 3 लोग बैठे थे और चौथे बैठार्थी थे। फफूंद बहुत सही जगह है। लकड़ी की पटिया वाली सीट थी जिस पर 3 बैठे थे और चौथे बैठार्थी थे। ट्रेन 6 घंटे ख़राब रही और मैं सोता रहा। ट्रेन के बहुत देर न चलने पर मैंने आसपास वालों से पूछा कि क्या हुआ। ये सुनते ही बैठार्थी जी झल्ला के बोले, अबे तुमको क्या मतलब, तुम तो सुबह से जागे ही नहीं हो। देर तक सोने के कारण घर वाले मुझे बचपन से टोकते रहे। आज भी जब टोकते हैं तो यही कहता हूँ कि देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया गर्म हो रही है, इसलिए एक दिन सबको रात में काम करना पड़ेगा। मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करें। एक एपिसोड में बंदर की बात हुई थी। यहाँ बता दूँ कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ गए 15 दिन से गुलाटी जी भोजन उपलब्ध कराने लगे हैं। सरदार ने कुछ दिन पहले स्पॉटिफाई रैप्ड सार्वजनिक करने की इल्तिजा की थी। मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि स्पॉटिफाई ने दिखाया ही नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने तीन ताल के अलावा स्पॉटिफाई पे आज तक कुछ सुना ही नहीं। वर्ष 2022 का हासिल शब्द मेरे लिए लकड़ मांडू है, जो कि मेरे राजस्थानी कलीग द्वारा प्राप्त हुआ है। उनके यहाँ काठ मांडू को यही कहते हैं, काठ को लकड़ मांडू। बहरहाल मैंने पिछली चिट्ठी में बताया कि हमारे यहाँ एक कवि आते हैं जो कहते थे कि हम कवि नहीं हैं, हम तो कविता को धौंकनी देते हैं। बता दूं कि हमारे यहाँ एक कवि और आते हैं, वे हर शब्द के आगे त्व लगा देते हैं, जैसे फैज़ के आगे फैज़त्व। सोचता हूँ उन्हें तीन ताल सुनाऊं। उन्हीं की भाषा में नितिन भाई की चिट्ठी का जवाब देना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा था कि कुलदीप में एक एंकर है। तो भाई सुन लो, कुलदीप के अंदर एंकरत्व है, ताऊ के अंदर बांदरत्व और बबुआ में लंठत्व।
अच्छा, लिखते लिखते याद आया कि जयसिंह जी ने एक चिट्ठी भेजी थी जिसे सुनकर लगा कि उन्होंने क्वांटम भौतिकी का सांगोपांग अध्ययन किया है। उस चिट्ठी के जवाब में फिराक गोरखपुरी का एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। यारों बाहम गूंथे हुए हैं कायनात के बिखरे टुकड़े, एक फूल को जुम्बिश दोगे तो एक तारा कांप उठेगा। खैर, ये विडंबना का दौर है। कांग्रेस मस्ट डाई कहने वाले बाबा योगेंद्र कांग्रेस को संजीवनी दे रहे हैं और रंग रूप आकार हाँ ओ यार, और रंग रूप आकार कौशल से हलवाई लगने वाले बाबा पत्रकारिता कर रहे हैं। करते रहें, कौशल से तो बिल्कुल। हाँ, करते रहें हमको क्या चचा कौशलत गालिब तो है ही। हाँ, करते रहें हमको क्या चचा गालिब कह ही गए हैं, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। अंत में रजनीश की भाषा उधार लेकर तीन ताल का सार संक्षेपण करूं तो, बेबी माय होल वर्क इज टू कंफ्यूज यू। जय हो अतुल तिवारी, गोरखपुर। अतुल तिवारी लग रहा है इस पत्र में कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अमुक मंत्री से सदन में एन्ने केन्ने के तमाम सारे राजनीतिक सांसद प्रश्न पूछते हैं और 5 से 10 मिनट में मंत्री महोदय को सबसे निपटाना 22 होता प्रश्नों का उत्तर देना हाँ, होता वैसा है। ही किया इन्होंने। इन्होंने कई लपेट दिया। एपिसोड, कई कहानियां, कई साझेदारियां, कई पूरे flow में। व्यक्तिगत सार्वजनिक सब तरह की चीजें जो है एक निपटा दी है। जो हम फैलाते हैं इन्होंने समेटा आज। ये घुटने के ऊपर जो पैर तुम छू रहे हो सब समझ में आ रहा है मुझे। बढ़िया चिट्ठी। तो और चिट्ठियां भी आपको लिखनी है इस बार। दरवाज़ा खोलने पर आपने जब दरवाजे पे खोला, कह दूं कि हमने शुरुआत आज दरवाजे से की थी, डोर से, जी, और फिर हमने डोर को सुलझाने की कोशिश की, और सिरा मिला जिसका नहीं। सिरा मिला नहीं। वैसे कोई बहुत सुंदर क्यूट डोर हो तो उसको अडोरेबल कह सकते हैं ना। और उस पर अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो और वो जिसके अडोर यहाँ डोर है गोपाल उसको क्या कृष्णन कहते हैं? बनाएगा। अडोर गोपाल कृष्ण। जिसके पास डोर है उसको क्या कहते हैं? डोरेमोन। आई एम ट्राइंग। ऑलमोस्ट देयर। आप आ जाएंगे। किसी ने बोला कि जाएगा। कुलदीप जब शुरू करते हैं तो बहुत गहराई से शुरू करते हैं। एक्चुअली कुलदीप बहुत ऊंचाई से शुरू करते हैं, गहराई तो फिर हम देते हैं। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, बहुत नीचे। जाएगा। तो चिट्ठी लिखें, आपने दरवाजा खोला और क्या देखा, उसके तजुर्बों पर। इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया हो कभी, उस पर भी जो लिखिए। बताने लायक हो वह भेजिएगा। और ट्रेन में भी इमरजेंसी डोर होता है जिससे कई बार बच्चे आदान प्रदान किए जाते हैं, जिससे चलते सूटकेस और बच्चों सूटकेस, को हाँ, आना जाना उसके किया बारे में जाता भी है। लिख सकते हैं। और लेकिन दरवाजा खोल के जो उधर निकले ना, उसको सिर्फ आप मान लो प्रेम भाई नाम है उनका, उन्होंने दरवाजा खोला, आपने उसे देखा और आप पूछिए प्रेम भाई आप यहाँ। सबसे अच्छा होता है। और भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा पर जो बातें हुई उसमें आपको जोड़ना चाहें तो वो लिखिए। और यात्रा में नहीं, मतलब कथा में, बातचीत में, हाँ। और जो भोजन की सामाजिक हायरार्की है उस पर जो हमने बात, कौन किस पायदान पे खड़ा है, इससे उसका भोजन तय होता है। हाँ, तो उस पे आप लिखिए। रॉयल जालसाज पर भी आप चिट्ठियाँ लिखिए। और चिट्ठियों पर भी अगर प्रति चिट्ठियाँ लिखनी हो, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है जब चिट्ठियों में दूसरी चिट्ठियों का जिक्र होता है। जैसे अतुल तिवारी ने जवाब दिया है ब्रूस वेन को। ब्रूस वेन का। हाँ, तो और केवल यही नहीं, देखिए हिंदी पट्टी में खास तौर पे और नॉन हिंदी पट्टी में भी जो मिडिल क्लास है उनके बीच, खास करके हमारे बचपने में, हवाई जहाज़ के बाद कौतूहल की दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो 5 स्टार होता था। यार लखनऊ में एक भी 5 स्टार नहीं है, तुमको पता है दिल्ली में 3 है केवल। चबा के बच्चे बताते थे। और 5 स्टार बारे में बातें होती तो बचपन में बताया जाता था कि उसमें पार्टी करने के बाद में पानी नहीं होता है, उसमें मशीन से साफ हो जाता है, ये होता है, वो दुनिया जहान की कहानियाँ, किंवदंतियाँ थी। किंवदंतियाँ। तो 5 स्टार एक कौतूहल रहा है। हिंदी पट्टी में या बाकी जगहों पे भी एक फ्लॉन्टिंग की आदत होती है। जब आदमी 1-2 बार शुरुआत में 5 स्टार में घुसता है तो आके बताता जरूर है, नहीं कल हम नहीं आ पाए। वो पूछ नहीं रहा कि क्यों नहीं आए, कहीं कल आ नहीं पाए क्योंकि कल चले गए थे उधर, वो ना मेरिडियन 5 स्टार, वहाँ चले गए थे, कार्यक्रम था, बुलाए थे, हमने कहा चलो चलते हैं। यार बड़ी महंगी चाय है,
732 रुपये की चाय तय है, गजब है। फिर हम कहे चाय अकेले तो पिए ही नहीं, पनीर पकौड़ा भी मंगाए 1400 रुपये का। तो इस तरह की कथाएं आप अभी लोगों इस के पे- पास होंगी जरूर। तो ये जालसाज ही नहीं, 5 सितारा में आपने क्या देखा, क्या झेला, क्या महसूस हुआ। और चिट्ठियाँ आपको भेजनी है radio@aajtak.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, बहुत समय से वॉइस नोट नहीं आया है, तो वो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। अगला एपिसोड 120वां एपिसोड होगा। तब तक के लिए वाह। जय हो। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।